जब तक आपका जुडिशल सिस्टम तगड़ा नहीं होगा, लोगों को अदारों पे इत्मीनान नहीं होगा, इस तरह के वाक़ये होते रहेंगे। चौधरी बरादरान से जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं जद्दा में, उसके फौरी बाद से उनके आपस में रवाबत थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाजरीन, आज का दिन बहुत ख़ास है। इस्लामी कैलेंडर में आज की तारीख बहुत अहम है। आज 13 रजबुल मुरज्जब है, वो दिन जब कायनात में मौला कायनात का ज़ुहूर हुआ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा की विलादत बासादत हुई। आपका ये नाम मुबारक आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब ने रखा, जिसका मतलब बुलंद मर्तबा, ऊंचा। आप अली भी, मुर्तज़ा भी और हैदर भी और करार भी। मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, दिल पसंद। हैदर का मतलब शेर और करार के मानी पलट पलट कर हमला करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का खिताब अता फरमाया, यानी अल्लाह का शेर। इसलिए कहा गया कि ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली, यानी जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है ना अली जैसा कोई बहादुर। खैबर में फतह का अलम आपको अता हुआ। आपकी ज़ौजा मोहतरमा जन्नती औरतों की सरदार, आपके फर्जंद जन्नती नौजवानों के सरदार, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, अहले ईमान के दिल का चैन व करार। आपकी शान में इतनी अहादीस मुबारक हैं, इतनी अहादीस मुबारक हैं कि शायद ही किसी और के बारे में हो। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। फिर फरमाया अली मुझसे और मैं अली से हूँ। यह भी कहा गया कि तमाम अहले ईमान के दोस्त व मददगार अली हैं। आपको ही हिकमत व दानाई के घर का दरवाज़ा कहा गया। कौन है वो जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि जिस शख्स ने नस्ब व नस्ल के एतबार से अली को बुरा कहा, इसने हकीकत में मुझे बुरा कहा। आपकी क़राबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून के साथ। इस शान के भी सदक़े जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अली का निकाह फ़ातिमा से करूं। और ये एजाज़ भी मौला कायनात को हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक का सिलसिला आपकी आले पाक से चला। आपकी शान का बयान इस बंदाए नाचीज़ से तो मुमकिन ही नहीं। आप फ़ाते खैबर, आप विलायत के मरकज़, शरीयत के दरिया, आप पंजतन पाक में दाखिल, आप 4 यारान में भी शामिल, आप बैत रिज़वान में भी मौजूद, आप असहाब बदर में भी शामिल। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का एजाज़ भी हासिल। आपके बारे में ही तो इरशाद नबवी हुआ कि अली का जिक्र इबादत है। अल्लाह पाक की करोड़ हा रहमतें हों आपकी ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह पाक हमें भी आपके फ़यूज़ बरक़ात से नवाजे। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह बाबर डोगर साहब और ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं और आज भी हम बात करेंगे कुछ मुलाकातों की। मेल मुलाकातें चल रही हैं और उनके हवाले से बातें भी आ रही हैं, एक दूसरे को एश्योरेंसेस दी जा रही हैं और हुकूमत में भी दिलचस्प सूरत हाल है कि जिनसे कभी कभी, बल्कि कभी क्या अक्सर इमरान खान साहब नाराज़ रहते थे, अब उनकी तरफ भी तवज्जो हो रही है। तो ये सब सियासत में हमारे यहाँ चलता रहता है। कुछ खुफिया मुलाकातों की भी खबरें हैं, सब जानेंगे कि क्या चल रहा है। बाबर डोगर साहब, ये अब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात देख रहे हैं, पहले मौलाना की देख रहे हैं, काफ लीग से मुलाकातें हैं, लेकिन उनका रख रखाव भी है, कोई इनकार भी नहीं किया। लेकिन जो बात मुनिस इलाही साहब ने कर दी है और इमरान खान साहब ने उसका जवाब दे दिया है, वो तो लगता है कि इमरान खान साहब कह सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उसामा साहब, चौधरी बरादरान के पीर पार्टी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो आए, वो इनसे मिले, इनसे मिलकर गए और उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ पर इन पर बात की और बल्कि खुल के बात की जी। पंजाब असम्बली में अगर देखें तो जो हमजा शहबाज हैं उनके और चौधरी पीर के अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो गए हैं। और उसके बाद ये जो कल वाली मीटिंग थी, ये जो आसिफ अली जरदारी की मीटिंग थी या हमजा शहबाज की जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, उसी का नतीजा थी। शहबाज शरीफ उनसे मिले, उन्होंने चौधरियों से कोऑपरेशन मांगा, अदम इत्मीनान पे बात हुई, अदम इत्मीनान पे डिस्कशन हुई, नून लीग ने उनको इत्मीनान में लिया।
चौधरियों ने उनसे टाइम मांगा कि हम कंसल्टेशन करेंगे, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद उनकी कंसल्टेशन हुई। चौधरी बड़ा सेफ खेल रहे हैं जी। पहली बात तो ये है कि वो नून लीग से भी बिगाड़ना नहीं चाहते, वो फिर पार्टी से भी बिगाड़ना नहीं चाहते, और वो फिल फॉर हुकूमत से निकलना भी नहीं चाहते। अच्छा, वो देख रहे हैं तेल और तेल की धार देख रहे हैं। तो चौधरी जो मेरी इतलात है, चौधरी ये देख रहे हैं कि जनाब कि पहले तो अपोजिशन जो है वो खुद कुछ करके दिखाए। वो करके दिखाने से मुराद ये है कि इन्होंने उनसे कहा जी पीटीआई के बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में हैं, अच्छा, और हम चाह रहे हैं कि हम पहले जो है वो अपोजिशन जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए। अब चौधरी देख रहे हैं कि ये खुद इनके अंदर कितना वजन है, कितने लोग इनके साथ कांटेक्ट में हैं, और अगर ये स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं तो फिर वो चौधरी जो है वो संजीदगी के साथ इनके साथ चलने पे गौर करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेकिन अगर ये समझे कि ये अभी वज़ीर आला पंजाब के साथ वो जाएं और उसके खिलाफ चौधरी जो है अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ या नेशनल असम्बली में ले आएँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक आती है तो चौधरी इनकी मॉरल सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मॉरल सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक, लेकिन ये भी इतलात हैं कि जब आसिफ अली जरदारी आए थे तो उनसे बड़ी खुल के चौधरियों ने बात की थी तमाम इश्यूज़ पे। शहबाज शरीफ के साथ बड़ी फॉर्मल किस्म की मीटिंग थी, लेकिन जरदारी साहब के साथ बड़ी खुल के मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने ये भी चीज़ डिस्कस की कि अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो फिर हमें क्या मिलेगा, मरकज़ में हमारा क्या रोल होगा, पंजाब में क्या रोल होगा। फिर पार्टी जो है वो चौंका इस चीज़ वो ये चाह रही है कि अगर इमरान खान को घर भेजा जाए तो उसके बाद एक जो सेटअप बने वो 5 साल पूरे करे और उसके बाद इलेक्शन हो। तो इस हवाले से चौधरी को का ये भी ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट में उनको अच्छा अकोमोडेट कर दिया जाए, उनके किसी बंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, वज़ारत आला पंजाब उनको दे दी जाए। लेकिन जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उसमें चौधरी ने सिर्फ कंसल्टेशन की, टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने कोई डिमांड सामने नहीं रखी। ये नहीं कहा कि जी अगर ये जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या रोल होगा। ये एक पॉजिटिव नोट पे मुलाकात ख़त्म हुई कि आइंदा ये जो मुलाकातों का सिलसिला ये जारी रहेगा, ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। लेकिन इससे आगे कोई चीज़ नहीं थी। और ये आज कंसल्टेशन के बाद चौधरियों ने गवर्नमेंट को तो कन्वे कर दिया कि जी फ़िलहाल हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक। अच्छा गुलाम नसर साहब, चौधरी बरादरान की एक अपनी सियासत है, नहीं वो कोई साजिश या इस तरह के कहें कुछ करें कुछ, वो इस तरह कम करते हैं, इसलिए कहते हैं जी हम बात करेंगे, देखें कंसल्टेशन होगी। लेकिन मुनसिर ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी दौरान देखें कि आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कई दफ़ा इस तरह हुआ है, कॉन्सिडेंस भी होता है कि सियासत में जब उतार चढ़ाव होता है और इस तरह की मुलाकात हो जाए तो उससे भी जुड़ा जाता है। अब एक तरफ अगर हम देखें पीडीएम, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी हमारे तो तकरीबन नंबर्स पूरे हैं, बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, जो ही नंबर्स पूरे हो जाएंगे हम जनाब अदम एतमाद ले आएंगे, बड़ी अच्छी बात हो रही है। वो सही है जो मुनसिर कह रहे हैं, वो सही है। शाहिद खान अब्बासी साहब तो तैयारी किए बैठे हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जी अब होगा ये कि अदम एतमाद हम लाएंगे, जल्दी आने लगी है और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि कोई केयर टेकर सेटअप तो जो आएगा, अब उनसे सवाल हुआ कि कैसे आ जाएगा, क्योंकि आइन में तो इस तरह नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है और केयर टेकर सेटअप आ जाए। तो उन्होंने कहा जी अदालत से आ जाएगा, अदालत उनको नामजद कर देगी। तो एक तो वो ऐसा डूएबल प्लान बता रहे हैं, ऊपर से ये मुलाकातें हैं। आपको क्या खबरें मिल रही हैं, क्या सही है, क्या बाकी चौधरी बरादरान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, कोई उनको टेंशन नहीं है जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जनाब ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, कोई मसला नहीं, कल की अदम एतमाद आज लेकर आओ, या वाकई ये गेम बड़ी मजबूत हो गई है, मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने तो अपना हिस्सा डाल लिया। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बासादत के हवाले से मैं भी एक हदीस शरीफ नबी की अलैहिस्सलाम की कोट करना चाहूँगा, जिसमें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियु मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो इसके बाद आपके सवाल के जवाब की जानिब मैं आता हूँ। जिस तरह से आपने फरमाया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, इस वक्त तो चौधरी साहबान इमरान खान साहब को बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। इमरान खान साहब उनके तारीफ़ भी कर रहे हैं, जी। उनकी ख़ानदान की भी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये वही चौधरी साहब हैं जिनको एक खुदा न खासा एक बड़े घरों में पाए जाने वाले एक छोटे से जानवर से तशबीह दी थी,
जनाब इमरान खान साहब ने, और उन्हें कहा था कि ये उस मुंह वाले को मैं क्या उसको मैं कहूँ या क्या करूँ, इससे ज़्यादा स्पीकर से आगे मैं इसको क्या दे दूँ। तो एक बात याद रखें कि ये बहुत रवायती जाट हैं, परवेज़ लाई साहब भी और चौधरी शुजात साहब भी और उनकी फैमिली भी जी। ये अपनी इज़्ज़त अपनी बेइज्जती को भूलते नहीं हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक कभी किसी भी ख़ानदान की इस हद तक बेइज्जती या इस तरह का नाम इस्तेमाल नहीं किया। इनके घर में जो भी चला जाए उसको इज़्ज़त ज़रूर मिलती है, उसको खाना ज़रूर मिलता है, उसको खैर मिलती है। ये इनकी रवायत है हमेशा से। दुश्मन भी इनके घर में चले जाते हैं तो ये उनको खैर डालते हैं। तो इस एतबार से आज तो मोहम्मद सलाई साहब से भी उन्होंने कहा कि हम घबराना नहीं है, हमने बड़ी ट्रेनिंग की है, घबराएंगे नहीं। दूसरी बात ये की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और मुलाकात में कोई ऐसी बातचीत आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। लेकिन मुर्दा साहब एक मिनट सर, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि बिल्कुल डिस्कशन हुई है, अदम एतमाद पे बात हुई है। शहबाज शरीफ और याद सादिक ने ये इशू उठाया और चौधरी ने कहा जी हम कंसल्टेशन करेंगे फिर जवाब देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की बात नहीं हुई तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, लेकिन बारो कह रहे हैं कि मेन जो है ना डिस्कशन वो जरदारी साहब चल रही है। आप भी कह रहे हैं कि जरदारी सबसे ज्यादा खुलकर बात हुई है। बाबर साहब ने ये भी कहा जी जरदारी साहब वो इनके साथ जो मुलाकात थी वो ये थी कि आप आ जाएं घर में, पाजी से भी मिल लें और बैठें गपशप लगाएं, और बाकी 1-on-1 जो मुलाकात हुई उसमें 1-2 चीज़ें बात की गई है। अच्छा। लेकिन जो असल बातचीत है वो जरदारी साहब जिस तरह से भी करेंगे इसके ऊपर वहाँ मुलाकात में 1-2 चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये किया गया है कि आपके साथ आपकी अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने सेनेट में आपके साथ जो किया है जी, उसको आप मद्देनज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की कोई ख़राबी जो है पैदा हो जाए। ठीक। अब जो अगर कहते हैं कि 14 साल बाद राब्ता था, 2009 से ऑनवर्ड कोई राब्ता नहीं था, मैं क्योंकि बहुत करीब से मैंने देखी हुई हैं चीज़ें जी। चौधरी बरादरान से जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं जद्दा में, उसके फौरी बाद से उनके आपस में रवाबत थे, टेलीफोन एक दूसरे को करते थे। अच्छा। जितनी फेवर्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिली हैं मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को, उसमें सारी की सारी फेवर्स के पीछे चौधरी शुजात साहब का हाथ है। अच्छा। और जितनी जो हमजा शहबाज जो यहाँ पे मौजूद थे पीछे, तो वो कोई भी मसला मसाइल होता था फ़ोन उठाते थे, ताया जान ये हुक्म है, ये करना है, ये करवाना है जी। तो चौधरी शुजात साहब जो भी जहाँ से भी उनको बातचीत पहुँचाते थे तो उन कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँच जाती थी। बातचीत इनकी बहुत पुरानी है। पॉलिटिकली जाहिर है कि उन्होंने शरीफ ब्रादर ने डिच किया था हाँ जी चौधरी परवेज़ लाई को, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात और ये सारा कुछ बना था। तो अभी सूरत हाल जो है वो परवेज़ लाई साहब के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ बात हुई है जी जी। और अब एक और ख़बर यहाँ ले लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात एक चली है जी कि किसी ने जनाब वज़ीर आज़म साहब से कहा कि अगर आप तमाम की तमाम अपोजिशन की हवा निकालना चाहते हैं और इस तमाम रौले से जान छुड़ाना चाहते हैं जी, आप फौरी तौर पे चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दें। अच्छा। और वहाँ से आपकी पीटीआई और सारे वोट जो हैं वो उनको डाल जाएंगे। आपका यहाँ से भी ख़तरा ख़त्म हो जाएगा और आपका वफाक से भी ख़तरा ख़त्म हो जाएगा और पक्की अपोजिशन के हवाले से मोहर लग जाएगी। अच्छा, और आने वाले दिनों में आप कम से कम आप सिक्योर कर लेंगे। सही है। तो ये यहाँ पे भी आज ये बातचीत हुई है। ठीक। तो अब देखते हैं कि अभी ये कहना कि जी वो 23-24 तक की बात की जा रही है जी जी कि 23-24 तक जो है वो जब नंबर्स गेम पूरी हो जाएगी जी, तो तब 18 को इजलास भी तलब हो गया है जी जी। तो लेकिन नंबर गेम कह रहे हैं 22-23 तक अगर हमारी पूरी होती है तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि
वो दायर करेंगे तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो आपने बात की है यानी पंजाब की, अब क्या उस्मान बुज़दार साहब ख़तरे में है? पहल यहाँ पर होगी, हमला पहला इस तरफ होना है, हम ख्याल ग्रुप इकट्ठा नज़र आ रहा है, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जी ये मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, परवेज़ इलाही को जनाब आप वज़ीर आला बना दें, तो इसी दौरान में मुलाकात की, खुफिया मुलाकात की खबर आ जाती है कि जी जहांगीर तरीन साहब ने खुफिया मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। तो बाबर डोगर साहब क्या लग रहा है कि पहला बार उधर सेंटर में इमरान खान साहब पर होना है या पहला ये बुज़दार साहब पर होना है? क्योंकि अभी तक ये भी स्ट्रेटजी नहीं पता कि किस तरफ जाना है। कभी पता चलता है नहीं जी सब कुछ छोड़ के इस बराह रास्त इमरान खान पर अटैक करना है, वरना पहले चेयरमैन सेनेट की बात थी, स्पीकर कौमी असम्बली की बात थी, अब बात हो रही है पंजाब में वज़ीर आला बुज़दार साहब और इमरान खान साहब। तो आपको क्या लग रहा है किस तरफ मामला जा रहा है, और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात के तनाज़ुर में? देखिए उसामा साहब, जहाँ तक उस्मान बुज़दार की बात है, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। एक जहांगीर तीन ग्रुप है जिसमें 27-28 MPs हैं, लेकिन जहांगीर तीन ग्रुप जो है ये वो मेनली उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नहीं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बना हुआ है। उनकी ज़्यादा शिकायत इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। जहांगीर तीन को जिस तरह से निकाला गया और जो शुगर माफी स्कैंडल में फंसाया गया, तो वो सारा उस रिएक्शन में सारा जहांगीर तीन ग्रुप बना। तो ऑफ कोर्स इमरान के ख़िलाफ़ है तो उस्मान बुज़दार के भी ख़िलाफ़ है। एक और हम ख्याल ग्रुप बन गया। ये हम ख्याल ग्रुप में जो लोग हैं, जिस तरह से आमिर इनायत शाहानी, अली रज़ा हक़वानी, एजाज सुल्तान बंदेशा, मोहम्मद हसन जहांगीर, गुलजेर, अफजल गोंदर, ख्वाजा सुलेमान, अब ये वो लोग हैं जी जो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने इनको लिफ्ट नहीं करवाई, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं दिए, वो इनसे मिले नहीं। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हैं, वो उस्मान बुज़दार के साथ वाले हल्के से MP हैं, और उनका ख्याल ये है कि उनको अगला टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट का काम करवाया उस सारे डेवलपमेंट काम में वो और उनके भाई जो हैं वो एक्टिव हैं। उनको आज तक हल्के में उस्मान बुज़दार मिले ही नहीं, उनको किसी ना मीटिंग में बुलाया गया ना किसी जलसे में बुलाया गया। अच्छा। तो वो उनको ये यकीन है कि अगला PTI का टिकट मुझे नहीं कम अज़ कम मिलेगा। तो इसके साथ साथ बाकी भी जो लोग हैं, जो 8-9 लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जिनको ये डर है कि अगर PTI दोबारा इलेक्शन में जाता, अगला इलेक्शन आता है तो अगले इलेक्शन में इनको टिकट नहीं मिलेगी, और ये रिएक्शन में बना है। और ये चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शन करीब आ रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट किया जाए और उनसे डेवलपमेंट के फंड भी मांगे जाएँ। और अगर ऐसी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट को इनको एश्योरेंस नहीं देती, तो ये नून लीग के साथ भी कॉन्टेक्ट में हैं ये सारे लोग। अच्छा। तो एक नई मुश्किल है। अच्छा। लेकिन ये है कि ये उस्मान बुज़दार के रिएक्शन में ये सारा हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। तो अगर 27-28 लोग जहांगीर तीन ग्रुप के साथ हैं, 8-9 लोग ये हैं, तो ये 38-40 के करीब लोग हैं। ये अच्छा। वो लोग हैं, खासतौर पे हम ख्याल ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है, नून लीग के साथ निगोशिएट भी कर रहा है कि जनाब अगर PTI हमें टिकट नहीं देती तो आप हमें टिकट दे दें। लेकिन वो उनसे उनकी किसी भी गेम का हिस्सा बनने से पहले वो ये गारंटी मांग रहे हैं, एश्योरेंस मांग रहे हैं कि नून लीग उनको टिकट दे, अनाउंस करे, उसके बाद वो फिर किसी भी इतबार नहीं करे। अच्छा, यही वो लोग हैं गुलाम साहब जिनका 25-30 लोग हैं जी। राना तनवीर भी, नून लीग के मुख्तलिफ लोग कहते हैं 25-30 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन फिर मौलाना साहब कहते हैं जब नंबर गेम पूरी होगी तो मैदान में आ जाएंगे। तो फिर असल कहानी क्या है? और ये जहांगीर तरीन साहब का मौलाना फजलुर रहमान से मिलना, ये कोई हतमी चीज़ तय हो गई है? क्योंकि जब इमरान खान साहब डीजल कहते होते तो ये भी उस वक्त साथ खड़े होते थे, तो ये नंबर 1 वज़ीर आला के पीछे क्यों पड़ गए पाकिस्तान के? ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में उन्होंने बिल्कुल डिस्कस की हैं चीज़ें। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारे जो आने वाले दिन हैं उसके हवाले से भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी अदम एतमाद के हवाले से बात हो रही है, इसके बाद की सूरत हाल पर भी बात हो रही है, इसके जो मज़मरात होंगे, नेक्स्ट जो पॉलिटिक्स है उसकी भी बात हो रही है। तो ये बाकायदा एक पैकेज है नेक्स्ट गवर्नमेंट की तश्कील के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, ये पूरा इस तरह से बात हो रही है। तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही हैं। तो अभी जिस तरह से आपने एक मुलाकात का भी हवाला दिया कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, और ये तो अभी खैर 1-on-1 मुलाकात थी कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातचीत होती है। नॉर्मली जो इस्लामाबाद के सियासी हलके हैं उनमें आजकल बातचीत चल रही है पेशावर के एक जो हमारे जनरल साहब हैं उनकी पोस्टिंग के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो की जा रही हैं।
ठीक। कि शायद वो कुछ उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा। तो उस डेवलपमेंट के तनाजुर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं कि शायद उसके बाद कुछ मामलात जो हैं पॉलिटिकली एकदम से अदम एतमाद की तहरीक की जानिब जाएं या किसी और तरह से तब्दीली आए या टेंशन जो है वो हो जाए। अच्छा। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले उन्हीं के मामले के ऊपर से बगाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था जो अभी तक जो है वो सही नहीं हो सका। तो अभी भी तकरीबन उसी तरह के हालात जो हैं दोबारा उस तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या ये सूरत इख्तियार करते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर, उन्हीं की बुनियाद पे ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी या जो भी अलायंस वो उसी तरफ। ठीक, चले मुझे ब्रेक लेनी है न्यूज़ अपडेट से। न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे सियालकोट के बाद अब खानेवाल में एक वाक़ा पेश आया जहां तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। ये क्यों हो रहा है जबकि पहले भी इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। खानेवाल के गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा मज़हब की तौहीन का। कहा गया इसने कुरान पाक के कुछ औराक को जला दिया है और उसके बाद वहां पर हुजूम इकट्ठा हुआ और इस हुजूम ने उसको रस्सियों से बांधकर पत्थर मारकर हलाक कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंची लेकिन बेबस नजर आई। इसी तरह का एक और वाक़या फैसलाबाद में पेश आने वाला था कि पुलिस पहुंच गई और हुजूम से उस शख्स को, इस मुलजिम को या जिस पर इल्ज़ाम लगा, उसको बचा लिया गया। अब ये पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग अगर किसी शख्स को ऐसा समझते हैं या पाते हैं कि उसने कहीं किसी मज़हब की तौहीन की है तो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्यों खुद से कोशिश करते हैं कि अदालत बन जाए, इंसाफ भी वहीं पर फराहम करने की कोशिश करें? अब इसमें कसूर किसका है? सही तरह लोगों को बताया नहीं जा रहा। अगर सज़ा की बात की जाती है तो पूरी कौम ने देखा, हमने सियालकोट के हवाले से देखा, इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, किसी को नहीं छोड़ा गया। अब फिर से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें कम से कम 85 अफराद को हिरासत में लिया गया है और 120 से ज़ायद छापे मारे गए हैं। गुलाम रज़ा साहब, इसकी क्या वजह नज़र आ रही है? इमरान खान साहब ने फिर इसका नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जी ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हुजूम जो है वो अपने हाथों में कानून को लेने लग जाए। क्या ये पैगाम लोगों तक नहीं पहुंच रहा? लोगों को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की क्या वजह है? अदम बर्दाश्त का रवैया सोसाइटी में हम ये देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम ये इसकी वजूहात की जानिब जाएं तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटल चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं डे बाय डे जो तमाम तबका फ़िक्र को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि उलमा इकराम जो हैं, अगर हम बात करें कि जय्यद उलमा इकराम जिनमें एटलीस्ट हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि जो अशहादतुल आलमिया फिल उलूमुल अरबिया एटलीस्ट उन्होंने ये कोर्स कर रखा हो, उनको मसाजिद संभाली जाएं, उनको मसाजिद दी जाएं। एटलीस्ट उन्होंने फ़िक़्ह का और कुरान पाक का और हदीस शरीफ का पूरा दौर मुकम्मल किया हो, जो कि इस कोर्स के करने वाले जो हैं वो एक जिस तरह कोई भी काम एक मोटर मैकेनिक जो है वो जब तक उसकी डिग्री हासिल नहीं करता या पूरी तरह काम नहीं सीखता तो वो उसको मरम्मत नहीं कर सकता। नीम हकीम कहते हैं ख़तरा जान। इसी तरह से जो मसाजिद हैं वो मौलवियों के सुपुर्द करने की बजाय, या हम देखते हैं कि किसी का खुदा न खास्ता, ये कोई बिल्कुल किसी की तज़हीक के हवाले से नहीं है, ये तस्हीह और इस्लाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी की आँख अगर एक है एक नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि इसको मस्जिद छोड़ दें, इसको मदरसे में पढ़ा दें, इसको मुअज़्ज़िन बना दें, या किसी के लुनकनत है ज़ुबान में तो उसको हम कहते हैं कि इसको इधर, यानी कि कोई लिम्ब अगर आपका काम नहीं कर रहा, मोस्टली हमने ये देखा है कि उसको मस्जिद की जानिब राग़िब किया जाता है। जबकि दुनिया भर में ये शोबा जिस तरह से ये हाकिम होते हैं वक्त के, उनके साथ काज़ी उल क़ज़ा
काजी और मुफ्ती और जुंजबा, नुकबा, दरवेश, सालिक, फ़ुकरा, तो इन सारे ये दर्जात रूहानियत के और आलम के, ये वो लोग दर्स देते हैं तबलीग का, वो लोग दर्स देते हैं लोगों को बर्दाश्त का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का। और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर हम उसको आम कर दें, उसको लोगों तक पहुँचाएँ, तो वहाँ नारे नहीं थे। आका के जो मानने वाले थे, चाहने वाले थे, वो नारे नहीं लगाते थे, वो अमली तौर पे अपना जो तमाम का तमाम अमल था वो करके दिखाते थे। वो नमाज भी पढ़ते थे, वो कारोबार भी करते थे, वो मुनाफाखोरी नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो ग़ीबत नहीं करते थे, और उसके साथ साथ वो अपने इस्लाह अहवाल के लिए अपने हमसायों का, बेशक वो गैर मजहबी हों, उनका भी ख्याल रखते थे। तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आपके इधर राइट साइड पे भी, आपके लेफ़्ट साइड के भी अगर हमसाए भूखे मरेंगे या भूखे रहेंगे, तो आपके ऊपर उसका अमल दखल, उसका आपके ऊपर भी मुकदमा होगा। वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो आका ने ये तो नहीं फरमाया कि इधर अगर कोई यहूदी है, ईसाई है, पारसी है, बुद्ध मत है, वो आपके हमसाए में अगर वो है तो वो उसका नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मुसलमानों का पूछा जाएगा। आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम आलमों के लिए रहमत, इंसानों के लिए, तमाम के तमाम इंसानों के लिए रहमत थे। और आपके दीन के चाहने वाले जो हैं वो अगर इस तरह की तरगीब देंगे, तो मेरा तो ख्याल है इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा फेलियर हमारे फ़िक़्ह ज़ुआम का भी है, हमारे उलमा कराम का भी है, हमारे मुफ्ती ज़ुआम का भी है कि हमें तैयारी नहीं किया उस। इसमें हम जितने अभी देखें, चाहे ताहिर शफ़ी साहब हैं, चाहे वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, सूबाई वज़रा हों, जितने भी हुकूमती लोग हों, हत्ता के दीगर उलमाए किराम जो अपने अपने हलकों में सबसे ज़्यादा मोतबर हैं, वो सब इस चीज़ को कंडेम करते हैं। सियालकोट के वाक़े में भी हमने ये देखा। तो फिर बाबर डोगर साहब, फिर क्या वजह है? क्योंकि कोई किसी ना किसी को तो हर मस्जिद में अगर कोई है, या सिर्फ अगर मस्जिद को क्या इल्ज़ाम दिया जा सकता है, वो तो देखना होगा कि क्या वहाँ के किसी इमाम ने उसने इश्तियाल दिलाया, किसने इश्तियाल दिलाया पब्लिक को, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की भी थी और अब कहा जा रहा है वो ज़हनी मरीज़ था, तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता। पुलिस कह देती है जी मुकदमा दर्ज हुआ, हम जब पहुंचे तो वो जी बंदा मर चुका था। ये हर दफ़ा ऐसे क्यों हो जाता है? पुलिस पहुंचती है, हुजूम ज़्यादा होता है, पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट नहीं रही हमारे माशरे में कि पुलिस को जहाँ पर लोग देखें वो कहें कि जी अब तो कानून नाफिज करने वाले आ गए हैं। तो वो एक इमेज पुलिस का ख़त्म हो चुका है यहाँ पर कि भाई ये तो कुछ भी ले दे के कुछ भी हो सकता है। एक जनरल परसेप्शन पुलिस का बड़ा नेगेटिव बन चुका है, और शायद पुलिस पर एतबार लोगों का नहीं रहा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने ज़ाती मामलात को देखते हुए। तो उनको लगता है कि ये मौका है कि जहाँ पर वो खुद अपने हाथ में कानून को लेकर इंसाफ या जो भी उन्होंने करना है वो कर गुजरें, वरना तो पुलिस का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा क्या। तो ये एक इमेज बन गया पुलिस का शायद। उसामा साहब, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो जो है जो एज आ माशरा हमारे अंदर बर्दाश्त की शदीद कमी, और ये एक मज़हब जो है बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, और इस इशू पे उलमा इकराम जो है उनको भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है कि लोगों ये जो तौहीन रसालत है, तौहीन मज़हब है, ये किस तरीके से हो सकती है और इसको किस तरह से इसका हल कर निकालना है। उसमें ये है कि ये जो मॉब का इकट्ठा हो जाना, पत्थर मारने, जला देना, मार देना, ये जो है ना, इससे उलमा इकराम को ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये इस तरह ये कत्ल है, और ये सारी दुनिया में ये कोई इस्लाम की सर्विस नहीं बल्कि इस्लाम का नाम बदनाम करने की एक साजिश है। जो इस तरह से जो मॉब जस्टिस है, ये तो सारी दुनिया में एक नेगेटिव इमेज पाकिस्तान का भी जाता है, इस्लाम का भी जाता है, मुसलमानों का भी जाता है। तो दुनिया में एक नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा फैलती है। मगरिब इसको एक्सप्लॉयट करता है कि देखिए जनाब ये इस्लाम है, और यहाँ वहाँ पर इस तरह से माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है। अब ये जो शख्स था जिसको कल इस तरह से मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, अब वो ज़हनी तौर पर माजूर था, बीवी उसकी तलाक ले चुकी है, उसकी फैमिली कह रही कि सारा इलाका जानता है कि वो ज़हनी तौर पर माजूर था। अब एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स जो है उसके साथ ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये जिन्होंने भी की, उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश की, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया। अभी श्रीलंकन का वाक़या हुआ, अभी वो उस वाक़े से हम निकले नहीं कि एक और वाक़या हो गया।
दूसरी तरफ उसामा साहब ये जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, पुलिस जो है, पुलिस को अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है, पुलिस को फौरी तौर पे रिएक्ट करना चाहिए, मुलजिम को वहाँ पर पकड़ना चाहिए, पर्चा दर्ज करना चाहिए। अदालत जो है उस स्पेशल अदालतें हों जो इस तरह के केसेस जो हैं उनको जल्दी से निपटाएं। जो जुडिशल सिस्टम है, लोगों को उस पर एतबार ही नहीं है, लोगों को पुलिस पे एतबार नहीं है, लोग जो जुडिशल सिस्टम पे एतबार ही, उनका ख्याल ये है कि पता नहीं कि ये किस तरह के केसेस को लटका दिया जाएगा, मुलजिम जो है वो रिहा हो जाएंगे। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं इसको भी ख़त्म हो। जब तक आपका जुडिशल सिस्टम तगड़ा नहीं होगा, लोगों को अदारों पे इत्मीनान नहीं होगा, इस तरह के वाक़ये होते रहेंगे। माजी में आप देखें, एक गवर्नर जो थे उनको मार दिया गया, एक फेडरल मिनिस्टर को मार दिया गया, सियालकोट वाला वाक़या हो गया, बेताशा के वाक़ये हुए, लेकिन कोई मुल्ज़मान जो थे वो दंदनाते फिरते रहे, किसी ने किसी को पकड़ा ही नहीं, कोई सज़ाएँ नहीं हुई। तो असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को ये एक सेंसिटिव इशू है, गवर्नमेंट को बड़ा सेंसिटिवली इसको लेके आगे चलना पड़ेगा। सबसे अहम चीज़ जो है वो है उलमाए किराम, जो मजहबी जुनूनियत है, जो मजहबी इंतहा पसंदी है, उसको कंट्रोल करें, लोगों को असल डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। सही। असल चीज़ सॉरी एक से बात करूंगा कि असल चीज़ जो है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जो अमल किया जाए, वो उनकी सुन्नत ये है कि हम झूठ ना बोलें, हम करप्शन ना करें, दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें, हमारा करैक्टर लोगों के लिए मिसाल हो, इसलिए कि हम अपना सारा मजहब जो है वो इस तरह के इकदामात करके और ये समझेंगे। ये तो हमारा आइन और कानून है कि मजहब की इजाज़त कतई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उसको रिपोर्ट किया जाए और उसके बाद प्रॉपर केस चलाया जाए। इस तरह तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा, किसी एक शख्स ने किसी को कह दिया तो पता नहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो इससे ज़ाहिर है कि इस तरह के फिर वाक़यात सामने आ सकते हैं। शायद तमाम मसाजिद में एक तमाम लोगों को ये बताने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें नए से नया मोड़ सामने आ जाता है, कभी कोई बयान कभी कुछ बयान। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मरकज़ी मुलज़िम नूर मुक़द्दम कत्ल केस का उसके बयानात अगर देखें, पहले कहा गया कि जी ये कोई जहनी मरीज़ है, अब जहनी मरीज़ है और ऐसे बयानात बदलता है, इंसान हैरान हो जाता है। अब ज़ाहिर जाफ़र जो है अपने बयान हल्फी से मुकर गया है, कहता है कि जी हतमी बयान जो इसका सामने आया उसमें कहता है जी मुझे मेरे दोस्तों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया है, नूर मुक़द्दम के साथ तवील अरसे से ताल्लुक़ था, नूर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका की परवाज़ लेने से मना किया, नूर मुक़द्दम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। फिर जी नूर मुक़द्दम ने दोस्तों को फ़ोन करके टिकट ख़रीदने के लिए पैसे हासिल किए, हम एयरपोर्ट के लिए निकले मगर नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी, मैं रोक ना सका। वीडियो मौजूद है जिसमें उस बेचारी को घसीट रहा है, कहता जी मैं उसको रोक नहीं सका। फिर मेरे घर में नूर मुक़द्दम ने और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए उसने बुलाया, जब पार्टी शुरू हुई तो इसमें अपने हवास खो बैठा, होश में आया तो मुझे बांधा हुआ था, पुलिस ने आकर बचाया, होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है। गुलाम मुफ्ती साहब, यानी कोई कुछ भी कह दे, मुझे समझ नहीं आती कि पहले इसने बयान दिया है, फिर दरखास्तें आ रही हैं कि जी ये जहनी मरीज़ है, उसके बाद जहनी मरीज़ ऐसे बयान देता है, ऐसी कहानी जोड़ता है कि इंसान दंग रह जाता है कि कैसी ये ऐसे जैसे पता नहीं कितना कोई सीरियल किलर किस्म का शख्स होता है कि वो पूरी एक कहानी बनाता है कि कब कैसे क्या हुआ, यानी उसको पूरा पता है कि फुटेज के मुताबिक मैंने कैसे कहानी जोड़नी है। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है बुनियादी तौर पे अदालत को, और इस केस के जो मुख्तलिफ मंदरजात हैं उनको ये काउंटर करने के लिए इस तरह के झूठ जो है वो घड़ रहा है। जो हलफनामा है, जो हल्फिया बयान है, आप जानते हैं कि किसी भी बिफोर द मजिस्ट्रेट और अदालत के रूबरू जो दफ़ा 64 के बयानात होते हैं उनको आप दोबारा उसको आप डिनाई नहीं कर सकते जब एक दफ़ा आप वो बयानात होश व हवास में आप दे दिए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इससे पहले ख्याल था इनका कि शायद इन्हें ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर करके या बीमारी या नशाई जो है वो डिक्लेयर करके तो इन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो अदालत जो है वो शायद इन्हें कुछ रिलीफ फराहम कर दे और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए या कुछ और इस तरह से कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो कोई चीज़ ऐसी ना हो सकी, क्योंकि जब मुआयना किया गया एक बोर्ड ने, तो बोर्ड ने इनको सेहतमंद करार दिया।
फिर जो शवाहिद हैं वो तमाम के तमाम शवाहिद को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, जब ये पता नहीं था तो किस तरह से ये नीचे से घसीटते हुए ऊपर लेके गए उनको। और फिर जब पार्टी के लिए भी अगर वो कॉल्स वगैरह, अब कहना इसमें ये चाहते हैं वो कि इसमें और लोग भी पार्टी में शामिल थे, यानी कि तहकीकात का दायरा जो है वो और अभी वसी कर दिया जाए। तो मतलब ये है कि ये इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इसको भी वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, जबकि हर रुख पे हर एंगल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशंस के फाइनल होने के बाद ही इसका चलान मुरतब किया गया था और चलान सबमिट हुआ था। कोई ज़िमनी बकाया नहीं है जिसमें ये जिस तरह से इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला इनको। अच्छा। ना इनको कोई लंबी तारीखें मिलनी है, ना इसके हवाले से इस तरह की बातें करने से, इस तरह के बयान देने से मीडिया की जीनत तो बन जाते हैं, वहाँ पे बात हो रही होती है, मीडिया आके रिपोर्ट करता है उसको, लेकिन इसका केस के हवाले से अच्छा केस पर इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन एक और चीज़ है, गुलाम साहब वो कह रहा है कि मैं कोई ड्रग साइकोसिस, अब ये पता नहीं क्या, यानी शायद वो यानी मरीज़ है और इलाज करवाता रहा है मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी, यानी इसको ड्रग्स लेने की आदत है मुख्तलिफ किस्म की, वो ये एडमिट कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ हुआ भी है तो वो यानी ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। आखिर किसी का गला काटना, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इंसान को सोचते हुए भी एक यानी खौफ सा तारी हो जाता है कि कैसे कोई शख्स इस तरह कर सकता है, एक से इतना ताल्लुक हो, किसी भी तरह एक दूसरे को जानते हो, वैसे भी कोई भी आम इंसान। तो ये क्या इस चीज़ से भी ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जी मैं तो होश में ही नहीं था। नशे का जो कोई भी अगर जुर्म आपने कमिट किया है और अगर आपने नशा किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपने नशा किया हुआ है, वो भी एक जुर्म है। उस जुर्म आपने वो छोटा जुर्म किया और उसके ज़ेरे असर आपने एक बड़ा जुर्म कर बैठे आप जी। तो ये यहाँ तक कि अगर शरई एतबार से भी देखा जाए तो शरई एतबार से भी ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में अपनी ज़ौजा को वो तलाक दे देता है नशे की हालत में, तो वो भी तलाक हो जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल में ये तो दुनियावी क्राइम है और ये नशा इसने किया हुआ था या ड्रग साइकोसिस था इसको या व्हाट्सएवर, क्योंकि आजकल के जो नशे हैं, आइस हो गई, एफिड्रिन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसमें दिमाग की हालत जिस तरह की भी हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपने उसके बाद कुछ जुर्म किया फिर तो आपके ऊपर मजीद ये भी दफात होनी चाहिए थी कि आपने जो सर वो तो केस ना खराब आखिर जी नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन हो, कहता है जी जो रिकॉर्ड डाटा है फोन का वो इस वक्त से नहीं लिया गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी के मशवरे पर, नहीं वकील या कोई बड़े मजे हुए लोग कैसे इससे कैसे निकलना है, उनके मशवरों पर चलते हुए वो बयान बदल रहा है। बाबर साहब, उसामा साहब देखें, वो जो मर्जी बयान देता रहे, बयान को कोरबोरेट होना चाहिए चेन ऑफ इवेंट्स के साथ। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, चौकीदार वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ड्रग पार्टी हुई या नहीं हुई उसके एविडेंसेस बड़े आराम से मिल सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में अगर वहाँ पर ड्रग पार्टी हुई उस घर में तो उसकी फुटेज मौजूद होनी चाहिए ना कि वहाँ पर लोग आए, वहाँ पर कोई पार्टी हुई, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें ये कह रहा है कि लड़की ज़बरदस्ती मुझे वापस लेके आई, वो लड़की भागने की कोशिश कर रही है, 2 दफ़ा उसने अटेम्प्ट की, सारा सीसीटीवी फुटेज ने कैमरे ने दिखाया और ये बंदा ज़बरदस्ती खींच के उसको मारता पीटता वापस लेके गया। उसके बाद वो जो अमला जो साइकेट्री सेंटर से जो फ़ोन करके बंदा बुलाए गए, इसके घर वाले ने बुलवाए, वो जब आए उसका लड़की थी और ये था और ये उसके जो उन्होंने देखा कि ये उसके सर के साथ खेल रहा था और ये बंधा हुआ नहीं था। तो जो सारे इवेंट्स हुए हैं, जो अभी तक हकीकत सामने आई है, जो गवाहान सामने आए हैं, अगर उन सारे फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाए, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसको देखा जाए, तो ये तो कहीं इस्टेब्लिश होता ही नहीं है कि इसको बांधा हुआ था। अगर बांधा हुआ था किसने आगे खोला? वो कहता है कि लड़की की फैमिली पहले आई, जबकि सबसे पहले इसके घर वालों को पता चला। इसके घर वाले जो थे उन्होंने साइकेट्रिक सेंटर फ़ोन किया, वहाँ से लोग आए, फ़ोन का रिकॉर्ड सारा उनके पास मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने शायद इसको बांधा था, एक को इसने बड़ा शदीद जख्मी भी कर दिया था उनमें से एक शख्स को, और उसके बाद ये अपनी कहानी बता रहा है ताकि मैं पुलिस के आने से पहले सारी चीज़ें उसामा साहब इसमें तालमेल नहीं खाती। तो ये ज़ाहिरी बात है, जो मुल्ज़िम होता है वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलता है, स्टेटमेंट्स भी बदलता है, सारा कुछ करता है, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो होती है उस वक़्त के एविडेंसेस, उस वक़्त की जो सीसीटीवी फुटेज है उस घर की, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, गवाहान है, उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है,
सारा मीडिया जो है उसकी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो मुल्जिम चीज़ें कह रहा है वो उसमें वो एस्टेब्लिश नहीं होती। अच्छा, आखिरी चीज़ सर, मेरे पास तकरीबन चंद सेकंड है। गुलाम साहब, क्या ये होता है कि आई विटनेस ना हो, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज है, बाकी खून के नमूने, वो सब कुछ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर चीज़, लेकिन आई विटनेस कहा जा रहा है कोई नहीं कि वहाँ किसी ने देखा हो कत्ल होते हुए, ये नहीं है। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं इसको मिलता? कोई शक का ये फ़ायदा कोई नहीं मिलता इस चीज़ का, क्योंकि आजकल डिजिटल एविडेंसेस होती हैं। डिजिटल एविडेंस का फोरेंसिक किया जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है, उसका फोरेंसिक हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी ओरिजिनल है, टाइमिंग उसकी सेम है, और आला कत्ल भी बरामद हो चुका, खून भी टेस्ट हो चुके, और हर चीज क्लियर है। ये तो ओपन एंड शट केस है। और जो पुलिस ने कहा तो कि जी नहीं, इसके पता नहीं कपड़ों पर खून नहीं था, किस फिर आईजी साहब ने कहा नहीं जी फलां जगह खून था, फलां पर नहीं था, वो डाइवर्जन थी किसी न किसी लिहाज से। आप जानते हैं कि पुलिस में भी बहुत सारे महा ईमानदार लोग हैं जो अभी तक ये ओपन शट केस नजर आ रहा है। जाहिर कब अब इसका हतमी फैसला आ जाता है, डायरेक्शंस भी हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला किया जाए, और इसको टेस्ट केस हाईएस्ट लेवल पर कहा गया है। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस दिया, उन्होंने कहा ये टेस्ट केस है। अब देखते हैं कब फैसला आता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।